लास्ट क्लास में So problem faced by entrepreneur that has also been completed. सारे हो चुके हैं प्रॉब्लम्स, ये रह गए थे उसमें? Yes sir. सर हो गए थे सारे। सर 2 रह गए थे लास्ट रह गए में। थे ना, डिस्कशन चल ही रहा था। ट्रेडिशनल Yes, आइडियोलॉजी हो sir. गया था, सोशल सिस्टम कवर हो गया था, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्पिरिट हो गया था, एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे थे, ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो गया था, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, हाँ इस पे भी बात चल रही थी, कर रहे थे इस पे हम, एंड लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, हाँ ये पॉइंट डिस्कशन में चल रहा था। तो देखिए इस पे हम वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग वाले पॉइंट से। दिस वन बेसिकली मोटिवेशन और ट्रेनिंग दो ऐसी चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाती हैं। अब वो होंगी कैसे और किस लेवल पे बेसिकली, तो देखिए किसी भी देश में जो मोटिवेशन है और ट्रेनिंग देने का काम है बेसिकली वो गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि आपके देश में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम किस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई अगर इंडिया में अगर आप बात करें तो बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और गवर्नमेंट दे भी रही है, वो आगे अभी हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट में, वो सारी चीज़ें हैं। हाँ गुड मॉर्निंग। आप देख भी सकते हैं कि बरेली में अगर हम बात करें तो बरेली में यू हैव हर्ड द नेम ऑफ IVRI, ठीक है, IVRI सब जानते हैं। तो IVRI में हर साल आप देखते हैं एग्जीबिशंस, मेले इस तरीके के आयोजित किए जाते हैं जहां पर दुनिया भर से साइंटिस्ट और लोग विजिट करते हैं। पर्पस ये रहता है कि उन्होंने नया क्या डेवलप किया एक साल में, जैसे किसी भी ब्रीड को डेवलप किया है या कोई अगर किसी चीज़ में कोई एडवांसमेंट किया है, जैसे बेसिकली IVRI इज नोन फॉर वेटेनरी, ठीक है। तो वेटेनरी से रिलेटेड ही वहाँ पर चीज़ें होती हैं। आप अगर पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, आप अगर फिश का एक पॉन्ड लगाना चाहते हैं, आप बफेलो काउज का करना चाहते हैं, मिल्क फीडिंग या मिल्क के बिजनेस में आना चाहते हो, डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हो या बी कीपिंग में आना चाहते हो, तो बेसिकली इन सब के लिए IVRI कैन हेल्प। IVRI में जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट के पैनल्स हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए पर्याप्त जानकारी दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग का पार्ट है। अब मोटिवेशन बेसिकली हमें कहाँ से मिलेगा, जब गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, आपको हेल्प कराए आपका बिजनेस सेटअप करने में, ठीक है। उसके लिए जो भी ज़रूरतें हैं, भाई जैसे आपको मेन ज़रूरत क्या है बिजनेस शुरू करने में, आपको लैंड चाहिए, ठीक है, ज़मीन सस्ते दामों पे जहाँ फैक्ट्री वगैरह लगा सकें, आपको फाइनेंस की सुविधा मिल जाए, लोन हो जाए, ठीक है, बिजनेस पर, आपको जो भी इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है वो मिल जाए, फिर टेक्नोलॉजी अगर कोई चाहिए तो वो मिल जाए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा वो आपको पता लग जाए, और साथ ही साथ जो लेबर है वो अरेंज हो जाए, तो आप इजीली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, चला सकते हो। तो ये मोटिवेशन का पार्ट है, ठीक। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए किसी भी देश में कि अपने एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपरली मोटिवेट करे और ट्रेन करे। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर। ये आज की डेट में ये क्या है, प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे पा रही है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। ट्रेनिंग हो तो रही है लेकिन उस ट्रेनिंग का कोई भी आउटकम नहीं निकल रहा है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सुना है नाम, PMKVY नाम सुना होगा। यस सर। क्या था इस योजना में, मकसद क्या था, मकसद था स्किल्स को डेवलप करना,
ठीक है, यूथ के। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कई सारे स्किल सेट्स तैयार किए गए, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सीखना, मोबाइल कैसे असेंबल होता है, ठीक है, कोई भी छोटे छोटे जो उद्योग हैं, ठीक है, उनके बारे में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना, किसी भी उद्योग, तो वो पूरी लिस्ट थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। देयर वाज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल बिजनेसेस, ठीक। तो वो आपको सीखना था, उसके लिए सेंटर्स बनाए गए। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसका ठेका देते हैं और सेंटर बना दिए जाएंगे, वहां पर 40-50 बच्चे एक बैच में आकर मशीनों को द्वारा और ये जो स्किल्स हैं उनके वो इम्प्रूव होंगे, सीखेंगे। हुआ इसका उल्टा, हुआ ये कि साहब सेंटर्स बन गए, वो बिजनेस हाउस बन गए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही थी। उसमें पर बच्चे के हिसाब से गवर्नमेंट 6 महीने अगर आपने ट्रेनिंग दी है और उसको प्लेस कराया बच्चे को, ठीक है, तो उसका पैसा आ रहा था लाखों रुपए पर बच्चे के हिसाब से। मान लीजिए आप कि 5,000 रुपए ऐसे करके, तो वो अगर 40 बच्चों का आपका बैच है तो लाखों में रकम हो गई, और आपने अगर दिन में 4 बैच लगा लिए तो आप लखपति बन गए। तो हुआ ये, मतलब इसका उल्टा, विकास करना योजना थी, कौशल विकास योजना, लेकिन उससे पैसे बनाने में लोग लग गए। उन्होंने क्या करा, सेंटर खोल दिए किराए पर लेकर, 1,000-2,000 का रूम लेकर, उसमें कुछ नहीं, ना मशीनें हैं, ना कुछ है, ना ट्रेनिंग दी जा रही है, नाम आ गया पेपरों पे कि कौशल विकास योजना चल रही है, ठीक है। और बच्चे गांव में हैं, कोई देहातों में है, उनके आधार नंबर और उनकी डिटेल्स लगा के पूरे फॉर्म भर दिए गए। वो बच्चे आ भी नहीं रहे थे सीखने के लिए। पेपर वर्क पूरा कर लिया गया, गवर्नमेंट से खाते में ट्रांसफर हो गई धनराशि, बस, दैट्स इट। ये प्रॉब्लम है इंडिया जैसे देश में, जहां पैसे की क्राइसिस है, जहां हर चीज की क्राइसिस है, वहां ऐसा हो रहा है। तो फिर आप देखिए कि मोटिवेशन आएगा कहाँ से। तो एंटरप्रेन्योर्स भी प्रॉपर ट्रेनिंग उनको मिल नहीं पा रही, ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, और मोटिवेशन उनका प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे हैं, उस कैटेगरी में, उस उस रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। Then comes resistance against innovation and changes. रेसिस्टेंस का मतलब होता है जड़त्व, जिसे हिंदी में जड़त्व कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ब्लॉकेज, अ काइंड ऑफ ब्लॉकेज, कि आप मूव नहीं कर पा रहे हो। रेसिस्टेंस है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं कहीं से, ठीक है। तो इनोवेशन और चेंजेस के लिए हमारे देश में अगर आप पाएंगे रेसिस्टेंस है, कोई इच्छा जाहिर नहीं करता। कितने भी बड़े लेवल की जो कंपनीज हैं वो बिजनेस कमाने पे, तो बिजनेस बनाने पे तो ध्यान रहता है, लेकिन इनोवेट करने पे नहीं रहता, ना ही कोई चेंज करने पे रहता है, ना ही रिसर्च पे रहता है। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि वो, उनके पास कुछ एक को छोड़ दें अगर हम, तो अपने रिसर्च सेंटर भी नहीं है। जबकि जितनी विदेशी कंपनियां हैं, ज़्यादातर अपने खुद के रिसर्च सेल वो चला रही हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहते हैं अपने फील्ड में, अपने ट्रेड में, कंज्यूमर्स पे, मार्केट्स पे, प्रोडक्ट्स पे कंटिन्यूअस रिसर्च चलती रहती है। तो ये भी एक कह सकते हो प्रॉब्लम है कि भाई जब कुछ इनोवेशन की बात ही नहीं होगी, जब कोई चीज़ चेंज की कोई बात नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा भाई। समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, ठीक है। और वो हम अगर विदेशी कंपनियों की तरफ ध्यान रख के बैठे कि भाई वो आएंगी, वो कुछ चेंज करेंगी, तो नहीं हो पाएगा। ये हमारा ही जिम्मेदारी है, हमें ही इसे फुलफिल करना, ठीक है। तो इनोवेशंस और चेंजेस, इनोवेशन होंगे तभी चेंज होगा, ठीक है। या रिसर्च भी आप लिख सकते हो, रेसिस्टेंस अगेंस्ट इनोवेशन एंड रिसर्च। तो रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कैसे रेक्टिफाई करें, उसके लिए रिसर्च की जानी चाहिए। आप देख भी रहे हैं इंडिया, हालांकि अब स्थिति सुधर रही है धीरे धीरे, इंडिया लीड कर भी रही है
कोविड की वैक्सीन ढूंढने में, एंड 2 of the Indian companies are about to reach the final result. Their vaccine is in the final round. ठीक है, तो वो दिसंबर या जनवरी तक वो चीज जब पूरी हो जाएगी तो इंडिया इज एबल टू प्रोड्यूस द वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये रिसर्च हो रही है और एजेंसीज कर रही हैं। तो इसका आउटकम क्या होगा कि अगर वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो इंडिया विल बिकम द हब फॉर मेकिंग ऑफ वैक्सीन। वैसे भी इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ठीक है, इंडिया में ही है, जहां पर प्रतिदिन लगभग 10 लाख वैक्सीन तैयार की जाती है। 10 लाख, दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी कहीं नहीं है। तो वो अगर इंडिया कोविड का इलाज ढूंढ लेता है, वैक्सीन डेवलप हो जाती है, तो हम 10 लाख पर डे वैक्सीन बना पाएंगे, इंडिया की भी नीड पूरी कर पाएंगे और विदेशों में भी उसको हम कुछ समय बाद एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत से देश हैं जैसे छोटे, उनमें तो सालों तक अभी आना ही नहीं है कुछ, भाई नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, या म्यांमार है, ऐसे छोटे छोटे जो फिलीपींस है, अफ्रीकन कंट्रीज है, ये तो अभी इन पे तो काम भी नहीं हो रहा है कोविड के लिए, और ना ही ये सालों तक कुछ कर पाएंगे। तो इन देशों में अगर हम 6 महीने बाद, 1 साल बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें सेटअप तैयार करने होंगे, और वो सेटअप कहीं ना कहीं हम एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करेंगे जो वैक्सीन छोटे बड़े लेवल पर तैयार कर पाए उसी फॉर्मूले से। तो ये एक अच्छी बात है, रिसर्च होगा तब ये होगा आगे। फिर आ रहा है लास्ट, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोली क्या होता है? हैव यू हर्ड इन इकोनॉमिक्स समवेयर? Yes, sir. What is monopoly? One person in a single market. One person या one seller in a single market. ठीक है, so Seller. Yes, sir. one seller. So what is the like whole idea behind this? कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब किसी पर्टिकुलर मार्केट में हम देखते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप देख लीजिए, वहाँ कुछ एक प्लेयर्स जो होते हैं, जो बड़े लेवल पे होते हैं, सबसे बड़े, जिनका मेजॉरिटी में शेयर होता है उस मार्केट पर, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उस वजह से उस मार्केट में छोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, वो एंट्री नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? पहली चीज, उनका प्रोडक्शन उतने बड़े लेवल पे होता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जब प्रोडक्शन इतनी बड़ी लेवल पे नहीं होता है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि प्राइस भी उन्हें वही रखने मैच करते हुए। ठीक है, और जब प्राइस उतने ही रखने तो प्रॉफिट उनका ड्रॉप होता है, मार्जिन उतना होता नहीं है। बड़ी कंपनीज तो प्रोड्यूस ज्यादा कर रही हैं, तो अगर वो मार्जिन कम भी रखेंगी तो बल्क में जो सेल होगी उससे वो कंपेंसेट कर लेंगी। लेकिन छोटा व्यापारी क्या करेगा? उसकी सेल भी ज्यादा नहीं है, वो तो फिर थोड़े समय तक तो अपना जेब से पैसा लगा के बिजनेस चलाने की कोशिश करेगा, और थोड़े समय बाद नहीं चल पाएगा तो दिवालिया होके वो बैठ जाएगा, बिजनेस चौपट, बंद हो जाएगा बिजनेस। ठीक है, ये अक्सर देखा गया। तो इंडिया में खासकर ये प्रॉब्लम सामने आती है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो ही टिक पाते हैं, और जो छोटी कंपनीज एंट्री करने की कोशिश करती है उनको बाहर का रास्ता, मतलब इनडायरेक्टली दिखा दिया जाता है। जैसे आप वॉशिंग पाउडर बनाने अगर जाएंगे, वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर हालांकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप में आता है, लेकिन इसमें लार्ज इंडस्ट्रीज भी कूदी हुई हैं, लार्ज जैसे HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये बड़ी इंडस्ट्रीज है। स्मॉल में कौन सी आती है? निरमा कम्स इनटू स्मॉल सेक्टर। ठीक है, while HUL and Procter and Gamble, these comes into large। तो लार्ज में होने के साथ इनको क्या फायदे?
बल्क में देखिए आप मार्केट पे कैप्चर कर रखा है, ज्यादातर एफएमसीजी मार्केट पे कैप्चरिंग किसकी है? एचयूएल की। एचयूएल के कौन से वॉशिंग पाउडर आते हैं? कैन यू नेम एनीवन? एचयूएल का वॉशिंग पाउडर कौन सा आता है? घरों में आता होगा आपके। टाइड। टाइड? सॉरी, यस सर। टाइड एचयूएल का नहीं है, दोबारा देखिएगा। और कोई? सर्फ एक्सेल। सर नहीं, वो तो HUF कोड। और कोई? सर्फ सर एक्सेल फेना। जानते हैं? सर्फ, यस सर, मैंने कहा सर सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल, सर्फ की जितने भी वैरायटी है सर्फ एक्सेल एचयूएल का, ठीक है। रेन एचयूएल का है। और छोटे में भी आप देखिए 2 वॉशिंग पाउडर ऑलरेडी है एचयूएल के। सर्फ है प्रीमियम सेगमेंट में, जो बड़े घर के लोग हैं भाई, जो एलिट क्लास है, वो सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करते हैं 200-250 रुपए केजी वाला। फिर उन्होंने सर्फ की एक मिड में, मतलब मिड सेगमेंट को कैप्चरिंग के लिए सर्फ का एक सस्ता वर्जन उतारा है, सर्फ ब्लू। सर्फ ब्लू 100 रुपए केजी है। जरा मार्केट एक्सप्लोर करा करो, देखा करो कि कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो सर्फ ब्लू 100 रुपए केजी में। फिर एचयूएल ने मिड सेगमेंट में ही अपर क्लास को तो सर्फ से कैप्चर कर लिया, जो प्रॉपर मिडिल क्लास है, प्रॉपर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है, उसको कैप्चर करने के लिए उन्होंने रिन बनाया। रिन आता है 65 रुपए किलो, 65 रुपीज केजी, देख रहे हैं आप। तो उन्होंने कौन कौन से सेगमेंट पकड़ लिए? 200 रुपए वाला भी पकड़ा हुआ है, 100 रुपए वाला भी पकड़ लिया सेगमेंट, उन्होंने 65 रुपए केजी में भी आ गए। अब बचा कौन सा? बचा कौन सा सेगमेंट? Lower segment. लोअर सेगमेंट बचा। लोअर सेगमेंट क्या इस्तेमाल कर रहा था? कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहा था? मैंने अभी नाम लिया था, बताओ। लोअर सेगमेंट में रिक्शा वाले हो गए, ठीक है। रेन रेन। हाँ, Nirma. निरमा, Nirma. ठीक है। 25 या 30 रुपए किलो वाला निरमा इस्तेमाल होता था इस सेगमेंट में। एचयूएल ने क्या करा? एचयूएल ने व्हील उतारा। व्हील, व्हील भी एचयूएल का है, ठीक है, आपको मालूम नहीं होगा शायद। तो व्हील भी एचयूएल का प्रोडक्ट है, वो उन्होंने 30 रुपए 40 रुपए केजी में वो भी उतार दिया। अब प्रॉब्लम किसको आई? निरमा को आ रही है। निरमा को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अपना मार्केट जो बचा हुआ है, बहुत से तो मार्केट से आउट हो गए। पहले आते थे, अगर आपने नाम सुना हो, फेना, सुना है फेना का नाम? Yes sir. प्लस, प्लस वॉशिंग पाउडर, बहुत अच्छे नाम थे ये, ब्रांडेड। ये मार्केट से खत्म हो गए। आज की डेट में फेना इज नो मोर, ठीक है। प्लस डिटर्जेंट वाटर पाउडर आता था, नो मोर, खत्म हो गई कंपनी। तो ये मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज का पार्ट है। एचयूएल ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना रखी है, मार्केट पे कैप्चर कर रखा है इतना ज्यादा कि कोई भी छोटी कंपनी, स्मॉल स्केल कंपनी, उसके आगे नहीं टिक सकती। जो है भी, निरमा का अगर आप देखेंगे तो निरमा भी बची हुई है, बस जैसे तैसे सांसें चल रही है, बट दे आर नॉट एबल टू मेक इट इन अ प्रॉफिटेबल वे, ठीक है। बिजनेस चला रहे हैं जैसे तैसे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और हर सेक्टर में, इट्स नॉट ओनली इन वॉशिंग पाउडर, एवरीवेयर यू विल फाइंड इट, एवरीवेयर, ठीक है। आप किसी भी, आप सोप बना रहे हो, आप पेस्ट बना रहे हो, आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, मसाले, मसालों के सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो एवरेस्ट मसाला, ठीक है, एमडीएच मसाला, गोल्डी मसाला, ये ऑलरेडी मार्केट में कैप्चर करे हुए बैठे हैं। अब आप कोई छोटा सा अगर कोई ब्रांड डेवलप भी करते हो मसाले का, तो उसके दाम बहुत होंगे, गोल्डी वाले या एमडीएच वाले उससे कम दाम में बेच रहे हैं, तो आपका क्यों खरीदेगा कस्टमर? ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये मोनोपोली, मोनोपोली को क्रिएट कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। ये मोनोपोली टूटनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये मोनोपोली टूटनी चाहिए, ठीक है। तो जब मोनोपोली नहीं होगी तो मार्केट में आप इजीली एंट्री कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्लियर है सारे पॉइंट? Yes sir. ये आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पर फिनिश हो रही है। अब
आप एक काम करिए सभी लोग, असाइनमेंट कॉपीज आपको मिल गए? नो सर। अभी कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स वापस करने गए आप या लोग नहीं गए? सर गए थे पर अभी नहीं मिलेंगी कॉपीज। कब तक मिलेंगी? मैम ने बोला था 15-16 के आसपास मिलेंगी। 15-16 के आसपास। ओके, तब तक आप एक काम कर सकते हैं, ये यूनिट खत्म हो रही है, ये पेन और कॉपी लेके ये क्वेश्चन उतार लीजिए, सभी की स्क्रीन पर है असाइनमेंट की, ठीक है? एंड एज सून एज यू गेट दी कॉपीज ऑफ असाइनमेंट, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, उसी के हिसाब से फिर मैं इसको एक ग्रेड दे दूंगा और ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो सभी कॉपी और पेन सबके पास होगा घर पे, ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, पढ़ चुके हैं हु इज एन एंटरप्रेन्योर, कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें बता रखी। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्लास छूटी थी, पहले नहीं हो पाई या नहीं सुन पाए, ठीक है, तो आपके मोबाइल फोन में जो KCMT का ऐप है, मोबाइल फोन में आपके जो KCMT का ऐप है, उसमें सारे लेक्चर्स के आपके वीडियोस पड़े, उनको आप लगातार लाइन से सुन लीजिए। ESVM में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं है शायद, ठीक है, वो सेव नहीं हो पाया था किसी वजह से, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, उसके बाद के हैं, थर्ड लेक्चर से सारी वीडियोस पड़ी, तो आप एक बार उसको सुन लीजिएगा और उसमें आपको ये सारे स्लाइड्स, सारा कंटेंट लाइन से मिल जाएगा, ठीक है? सो हु इज एन एंटरप्रेन्योर, डिफाइन करिएगा, व्हाट क्वालिटीज आर नीडेड टू बी सक्सेसफुल। क्वालिटीज पे हम बहुत सारी क्वालिटीज हैं, इन पे बात कर चुके हैं। हर क्वालिटी को सिर्फ पॉइंट मत लिखिएगा, उसके अंदर भी क्वालिटी को डिस्क्राइब कीजिएगा, 2-2 लाइन 3-3 लाइन सब में लिखा होना चाहिए, जहाँ एग्जाम्पल की जरूरत है एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल मैनेजर्स। आपको याद होगा एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और लीडर, तीनों में हमने डिफरेंशिएट किया था, याद है स्लाइड? Yes, sir. तो वो एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल मैनेजर या मैनेजर एक ही बात है, वो आप उस स्लाइड से जहां एंटरप्रेन्योर में और मैनेजर में डिफरेंशिएशन हो रहा है, उस स्लाइड को आप प्रॉपर तरीके से लाइन डिमार्केशन करके उसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा, ठीक? थर्ड है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए जनरल कॉमनली दिया है मैंने क्वेश्चन, इसमें नाम नहीं लिखा है किसी भी थ्योरी का। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि राइट एनी 3 थ्योरीज या 2 थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इट में कम बाय नेम, ठीक है? तो यहाँ 3 है, यहाँ आप अपने हिसाब से कोई सी भी 3 थ्योरीज को डिस्क्राइब कर लीजिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस बाय द एंटरप्रेन्योर, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है, ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम फेस बाय द एंटरप्रेन्योर, ये आपके सामने ही है जो अभी डिस्कशन किया है। आपको ये करना है कि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, पहली चीज ध्यान में रखिएगा, तो इन सबको जैसे ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है इसको डिस्क्राइब करिएगा, ठीक है? ज्यादातर में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग में मैंने IVRI वेटरनरी का एग्जाम्पल आपको बताया, रेसिस्टेंस अगेंस्ट इनोवेशन चेंजेस में मैंने आपको कोविड की वैक्सीन और इन सब के एग्जाम्पल्स बताए, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज में भी HUL का एग्जाम्पल बताया, तो ज्यादातर में आपको मैंने बता दिए एग्जाम्पल्स। एजुकेशन सिस्टम में मैंने बताया था जापान में क्या एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, अमेरिका में क्या करते हैं, ठीक है, ये बात हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आपको सारी चीजें शेयर की गई, तो इनको आप प्रॉपर वे में एक एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे, ठीक है? और यही आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। क्लास वर्क भाई जैसे कॉपी बनती थी कॉलेज में होते अगर अभी, तो मैं शायद लिखवा भी देता या समझा देता, तो आप अपने आप से लिखते, तो इन्हीं पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर लीजिए। और लास्ट है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस इट्स प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करिएगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और इसका जो प्रोसेस है
प्रोसेस आपको Sir. बताया गया था क्या? प्रोसेस पढ़ा दिया है? No, sir. एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ओके। प्रोसेस की हमने बात नहीं की है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए काम करेंगे, अब 3 ही मिनट रह गए, अभी तो नहीं समझा पाऊंगा। डू यू थिंक, आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको इस यूनिट का एक रिवीजन चाहिए या हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करें, ये बता दीजिए। यू वांट द रिवीजन, जिसमें मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक बार जितना भी कंटेंट है आज घर में देख लो, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर है, कोई एक्सप्लेनेशन रह गया है या आप अटेंड नहीं कर पाए थे, तो कल हम एक पूरा रिवीजन, 20 स्लाइड है, 21 स्लाइड है, और इसको एक एक करके फटाफट इसका रिवाइज कर ले। और इसमें जो आपको प्रोसेस रह गया उसकी स्लाइड भी मैं ऐड कर दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक रहेगा? Yes, sir. यस सर, एक रिवीजन क्लास सही रहेगी सर। है ना। तो उसमें कुछ बच्चे जो शुरू में नहीं आ पाए या बीच में नहीं अटेंड कर पाए, तो एक बता दीजिएगा। आज की स्ट्रेंथ है आपकी 26, ठीक है। तो जो बच्चे आज भी कम है, 28 या 29 रहते हैं नॉर्मली बच्चे इसमें, तो इन दैट केस इट कैन वर्क। यस सर। तो मेरे ख्याल से आपके लिए सही रहेगा। 1 मिनट हम ये कल रिवीजन कर लेंगे, और इसमें आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में एक बस ये प्रोसेस ही रह गया है, तो प्रोसेस में कल इसमें ऐड करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके Yes, और sir. हाँ, ये कल यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर परसों से हम इसमें सेकेंड यूनिट की बात करें। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, तो हाँ Thank you, sir. हाँ, 2-2.5 मिनट रह गए, तो हम बाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पे, कल रिवीजन करेंगे, ठीक। ओके सर। चलो, Okay, sir. ठीक।